So hello everyone, welcome to Rank Secure IS Academy. मेरा नाम गौतम लखानी है and I welcome you all to our course in which we are covering India's struggle for independence by बिपिन चंद्रा। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 31, जिसमें हम देखेंगे कम्युनलिज्म के बारे में कि किस तरीके से कम्युनलिज्म का ग्रोथ जो है इंडिया के अंदर हुआ, कम्युनलिज्म होता क्या है, कितनी डिफरेंट स्टेजेस के अंदर कम्युनलिज्म का हमें जो है एमरजेंस देखने को मिला, और साथ साथ देखेंगे उन रीजंस को, उन फैक्टर्स को जिनकी वजह से कम्युनलिज्म इंडिया के अंदर बढ़ा। तो आज का सेशन कम्युनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जिसमें डेली आपको जो है प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, कराए जाएंगे फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो ये टेस्ट हैं ये हमारे टॉप अनअकैडमी एडुकेटर्स ने आपके लिए बनाए हैं। साथ साथ जो है यहाँ पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलेगा इनका हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और आपको यहाँ पर इस टेस्ट में लाइव रैंकिंग भी मिलेगी, जिससे आप अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाएंगे। साथ साथ द मेन थिंग इज कि ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए हैं, दोनों लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है ये। इसके अलावा ना अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि जो ये टेस्ट है इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 मिनट का समय दिया जाएगा, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और डेली 7:30 बजे हमारे अनअकैडमी ऐप पर यह टेस्ट हुआ करेगा। बात करें इसमें कैसे आपको एनरोल करना है, तो आप जाइए जाकर प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए। साथ साथ जो है उसमें अपने आप को रजिस्टर करिए, साइन इन करिए, और उसके बाद टेस्ट सीरीज फॉर फ्री में जो है जाकर के अपने आप को एनरोल कर लीजिए। और यूज एनरोल करते समय आपको यूज करना पड़ेगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10। जब आप हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यूज करेंगे तभी आपको एनरोलमेंट यहाँ पर होगा। तो प्लीज जाइए जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अपने आप को एनरोल करिए, इसका बेनिफिट उठाइए, फायदा उठाइए। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे सेशन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं चैप्टर नंबर 31 की, इन विच वी विल बी कवरिंग अबाउट द कम्युनलिज्म, कि किस तरीके से कम्युनलिज्म की ग्रोथ जो है इंडिया के अंदर हुई, कैसे हमें कम्युनलिज्म देखने को मिला। देखिए आज का सेशन शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, ये जो सेशन है ये आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ लाइव स्ट्रीम क्लास, लाइव नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे वो मैं आज यहाँ पर देख लूंगा, और जो कल हमारा लाइव सेशन होगा जिसमें हम कम्युनलिज्म का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपके लाइव क्वेश्चंस वहां पर जो है डिस्कस करूंगा। ओके, सो ये चीज आप याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अगर बात करें कम्युनलिज्म की, तो देखिए हुआ क्या, जैसे जैसे नेशनलिज्म इंडिया के अंदर बढ़ता चला गया, या कहीं और कंट्रीज के अंदर भी बढ़ता चला गया, जैसे जैसे नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई वैसे वैसे उसके साथ कम्युनल फीलिंग भी जो है लोगों के अंदर बढ़ती चली गई, स्ट्रांग होती चली गई। अगर आप देखें तो लेट 19th सेंचुरी से, यानी कि समवेयर अराउंड 1870s जो है ये शुरू हो जाता है, और अर्ली 20th सेंचुरी तक आते आते ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो तकरीबन 30 से 40 साल के अंदर ही ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और अपनी रूट्स जो है इतनी ज्यादा डीप कर लेता है सोसाइटी के अंदर कि एक तरीके से वो हमारी नेशनल मूवमेंट को लेकर के या इंडिया के लोगों को लेकर के, यूनिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है। क्या है ऐसा, क्या हुआ कि भाई वो थ्रेट बन गया 30-40 साल के अंदर ही, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से ये हुआ, उसको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कम्युनलिज्म है क्या। आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, कई लोग सुनते हैं कम्युनलिज्म है क्या, और कई लोग तो इसे कम्युनिस्ट जो होते हैं उनके साथ, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है उसके साथ इसको रिलेट कर लेते हैं। हालांकि ये दोनों चीज अलग हैं। कम्युनलिज्म इज समथिंग डिफरेंट एंड कम्युनिज्म इज समथिंग डिफरेंट। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। कम्युनिस्ट अलग होते हैं और कम्युनलिस्ट अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंट है, एल यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है बीच में, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो कम्युनलिज्म की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या है, एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी कैसी, जो कि पॉलिटिक्स जो है उसमें वो कम्युनल है, यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स पे ये बेस्ड है। और इनकी आइडियोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इनका मानना ये होता है कि कम्युनलिज्म के अंदर लोग अलग अलग रिलीजन के, डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पर अपने डिफरेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक मैटर्स उठाते हैं, और उन्हीं को बेसिकली यहाँ पर जो है
आसपास उनके घूम के जो है उन्हीं को डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर समझने की आप यहाँ पर कोशिश करें, कम्युनलिज्म बिलीव्स दैट द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक मैटर्स। यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग जो रिलीजन के लोग होते हैं, वो जो दूसरा रिलीजन होता है सामने वाला, उसको ये समझते हैं कि जो इसके इंटरेस्ट हैं पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, वो गलत है या अलग है हमारे से, या कहीं ना कहीं हमें उनसे नुकसान पहुंचेगा। तो ये सब चीजें जो है हमें कम्युनलिज्म के अंदर, कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी में देखने को मिलती है। अगर कम्युनल आइडियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर तीन बेसिक एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या है वो तीन बेसिक एलिमेंट? तो आइए पहले उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर पहला एलिमेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करें तो द वेरी फर्स्ट आ जाता है, वो यहाँ पर ये आ जाता है कि जो बिलीफ होते हैं लोगों के, जो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके जो है कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट भी यहाँ पर होते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है, और यही सबसे बड़ा बेडरॉक है कम्युनल आइडियोलॉजी का। अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, यहीं से जो है सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटीज का हमें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एमरजेंस देखने को मिलता है, अराइज उनका देखने को मिलता है। यानी कि इसी आइडियोलॉजी के ऊपर कि भाई जो हमारे सोशो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो सेम है, उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर जो है कॉमन है, तो उन्हीं को देखते हुए यहीं से हमें जो है पहला अपना शुरुआत देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पर अगर आप बात करें, जो ये रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज होती हैं, ये क्लासेस नहीं होती, ठीक है, ये कम्युनिटीज होती हैं बेसिकली, ओके। और ये क्या करती हैं कि ये अपने आप को सोसाइटी के अंदर एज अ यूनिट देखती हैं, और फिर धीरे धीरे जो है ये पॉलिटिकल ट्रेंड में, ठीक है, बढ़ती चलती हैं और पॉलिटिक्स के अंदर ये आ जाती हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अगर यहाँ पर इनकी बात करें तो ये लोग ये समझते हैं कि जो इंडियन पीपल हैं वो जो है कैन एक्ट सोशली एंड पॉलिटिकली एंड प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव एंड कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यानी कि इनका यहाँ पर ये मानना है कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपने सोशल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कलेक्टिव वे में, कॉपरेटिव वे में अपने इंटरेस्ट को कैसे कर सकते हैं, रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज के अंदर रहकर ही अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो ये चीजें इनकी यहाँ पर माननी होती हैं। सेकंड एलिमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है यहाँ पर, वो ये है कि देखिए, अब ये तो चलो हो गया कि कोई कंट्री है उसका यहाँ पर ये मानना है कि भाई, या कोई कम्युनिटी है उसका यहाँ पर ये मानना है कि हमारा ये रिलीजन है, और अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए या अपनी पॉलिटिक्स को रिलीजन का बेसिस बनाते हुए अपनी पॉलिटिक्स से हम जो अपने सोशो और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको सिक्योर कर पाएंगे। बट अब कोई कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि इंडिया, जिसके अंदर मल्टी रिलीजन है, काफी सारे रिलीजन हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करें मल्टी रिलीजियस सोसाइटी की, जो कि इंडिया है, उसके अंदर क्या होते हैं कि जो सेक्युलर इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि जो सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन को डिसिमिलर करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस हमें जो है देखने को मिलता है अलग अलग रिलीजन्स के अंदर, जो कि यहीं से हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ओके। थर्ड एलिमेंट या कहें थर्ड स्टेज जो आती है कम्युनलिज्म की, उसमें क्या होता है कि जो फॉलोअर्स होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज के, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के, वो यहाँ पर अपने आप को आपस में म्यूचुअली इनकम्पैटिबल देखते हैं। यानी कि एक दूसरे के जो इंटरेस्ट होते हैं, हिंदू मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल लें आप, हिंदूज एंड मुस्लिम्स का ही लें, तो उन दोनों के हमें कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है। यानी कि जो दोनों की आइडियोलॉजी है बेसिकली, या कहें इंटरेस्ट है, वो दूसरे के प्रति काफी ज्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं, इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, और उसी वजह से आगे चल करके जो है यहाँ पर हमें वायलेंस वगैरह भी देखने को मिलती है, डिस्प्यूट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और ये आप सबको पता है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कम्युनलिज्म, और हमारी अगर सोसाइटी की हम बात करें, किस तरीके से कम्युनलिज्म ने हमारी इंडियन सोसाइटी को, हमारे इंडियन कल्चर को, इंडिया की यूनिटी को खोखला करके रख दिया है। ये आप सबको पता है ये चीज। तो यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यही तीन एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर कम्युनलिज्म का हमें ग्रोथ और राइज देखने को इंडिया के अंदर और बाकी सब कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तीन एलिमेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। पहली एलिमेंट में हमने क्लियर करा कि जो कम्युनलिज्म है उसका पहला एलिमेंट ये हो जाता है कि जो लोग हैं वो कम्युनिटीज में डिवाइड हो जाते हैं और रिलीजन को अपना बेस बनाते हैं, ताकि उससे वो अपने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को जो है अचीव कर सके। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर कोई सेकंड एलिमेंट ये आ जाता है कि जहां पर
कोई कंट्री मल्टी रिलीजियस है जहां पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वहां पर क्या होता है कि एक टाइम पर आकर के दोनों अलग अलग जो रिलीजन के लोग होते हैं वो एक दूसरे से डिसिमिलर करते हैं, डाइवर्जेंस हमें उनके इंटरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है, और इसी वजह से लास्ट में थर्ड स्टेज जो है, थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या होता है कि उनके बीच में एक म्यूचुअल इनकम्पैटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, एक दूसरे के रिलीजन के प्रति वो लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं। यानी कि अगर आप बात करें तो फिर जैसे अगर एग्जांपल ले लें तो एक दूसरे को अपोज करते हैं, अगर और कोई अपना कुछ काम कर रहा है तो उसको अपने अगेंस्ट देखते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर हो जाती हैं, जिससे आगे चलकर के क्या होता है, कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिलता है। और ये था कुछ कम्युनलिज्म के बारे में, और उसको जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया उसके एलिमेंट्स को आपको समझाया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर किस तरीके से, कितनी डिफरेंट स्टेजेस के अंदर कम्युनलिज्म जो है इंडिया के अंदर फैला, व्हाट वर द डिफरेंट स्टेजेस जिसमें कम्युनलिज्म फैला। इसमें अगर हम बात करें, तीन अलग अलग स्टेजेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उन तीनों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। देखिए फर्स्ट स्टेज की अगर आप बात करें, जो पहली स्टेज थी यहाँ पर अगर आप पहली स्टेज को देखें तो जो कम्युनल आइडियोलॉजी है किसी पर्सन की, पार्टी की या किसी मूवमेंट की, जो पहली स्टेज जब जहां पर होती है तो उसमें क्या होता है कि वो कम्युनलिज्म के जो दो अनदर एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं, और जो म्यूचुअल डाइवर्जेंस का, हॉस्टिलिटी का बेसिकली एक यहाँ पर नोशन है, उसको यहाँ पर जो है अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर उसको देखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये लोग क्या हो जाते हैं, ये लोग नेशनलिस्ट तो होते हैं बट साथ में अपना धर्म साथ में जोड़ लेते हैं, जैसे कि नेशनलिस्ट हिंदूज, नेशनलिस्ट मुस्लिम्स, नेशनलिस्ट सिख्स, नेशनलिस्ट क्रिश्चियंस, इस तरीके से अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। यानी कि ये सिंपल नेशनलिस्ट नहीं रहते, ये जो लोग हैं ये क्या हो जाते हैं अब नेशनलिस्ट हिंदू, माने कि अगर ये बात कर रहे हैं नेशन की, नेशनल की, तो ये सिर्फ अपने धर्म को लेकर के ही बात करेंगे, अपने रिलीजन के बेसिस पर ही, अपने रिलीजन के, अपनी कम्युनिटी के बेसिस पर, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर ही बात करेंगे, नेशनलिज्म की बात करेंगे। दूसरी चीज जो सेकंड स्टेज आ जाती है, सेकंड स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलता है मॉडरेट कम्युनलिज्म या कहें लिबरल कम्युनलिज्म। क्या है लिबरल कम्युनलिज्म? लिबरल कम्युनलिज्म के अंदर देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स होती है या जो लोगों का बिलीफ होता है, उनका यहाँ पर ये मानना होता है कि वो यहाँ पर नेशनलिस्ट वैल्यूज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेटिक वे में, सेक्युलर वे में थोड़ा सा एक लिबरल एनवायरनमेंट बना करके रखें, साथ की कम्युनिटीज के साथ भी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज हैं, ठीक है, और उन सबके अपने अपने सेपरेट सोशल इंटरेस्ट हैं, किसी कम्युनिटी का कोई इंटरेस्ट है, किसी का कोई स्पेशल इंटरेस्ट है। अब होता क्या है कि वो लोग कई बार कंफ्लिक्ट में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लिबरल कम्युनलिज्म की बात करें तो ये एक तरीके से अगर आप देखें तो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं नेशनलिस्ट वैल्यूज के आगे, इंडिया को एज अ नेशन को बिल्ड करते हैं जब ये, तो हार्मनी के बेसिस पर यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जितने भी हमारे कम्युनलिस्ट थे 1937 से पहले के, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अली ब्रदर्स, 1925 के बाद अगर आप यहाँ, या मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय, एनसी केलकर, ये लोग जो है इन्होंने लिबरल कम्युनल फ्रेमवर्क में ही काम करा बिफोर 1937। बट आफ्टर 1937 जब इलेक्शंस हुए थे कांग्रेस के, आपको ध्यान होगा, तो मुस्लिम लीग या कहें जिन्ना जो है वो बेसिकली अलग ही रास्ते पर चल गए थे, उनको या कहें आप जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अलग ही रास्ते पर धकेल दिया था, ठीक है। तो वो चीज खैर अलग है, उसको आगे चल करके जो हमारा नेक्स्ट कल का सेशन रहेगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से मुस्लिम लीग, फिर इंडिया के पार्टीशन की डिमांड, कैसे कैसे चीजें रही, वो कल देखेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि लिबरल कम्युनलिज्म क्या होता है। लिबरल कम्युनलिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, अपने रिलीजन के साथ साथ ये लोग जो हैं, जो इस आइडियोलॉजी के अंदर बिलीफ रखते हैं, वो लोग नेशन को बिल्ड करने की भी बात करते हैं, नेशनलिज्म की भी बात करते हैं विद हार्मनी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो कम्युनलिज्म होता है ये बेसिकली फासिस्ट सिंड्रोम से जो है बेसिकली अफेक्टेड होता है, और ये लास्ट स्टेज होती है कम्युनलिज्म की। कैसे? जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म होता है वो क्या करता है, वो डर, हेट्रेड, फियर, हेट्रेड, इन सब जैसी टेंडेंसीज को यहाँ पर लोगों के अंदर डेवलप करता है, और इन टेंडेंसी से क्या होता है कि वायलेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, डर का माहौल पैदा कर देते हैं आम जनता में, हेट्रेड का माहौल पैदा कर देते हैं आम जनता में, जिससे काफी ज्यादा
चीजें वायलेंट भी हो जाती हैं कभी कभी। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इस टाइम पर आते आते क्या होता है, जैसे कि एक अगर आप एग्जांपल ले लें, इट वाज एट दिस स्टेज दैट द कम्युनिस्ट डिक्लेयर दैट मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम कल्चर है उनका, जो है इस्लाम, हिंदूज जो है वो अपने हिंदू कल्चर की बात करते हैं, हिंदुज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा अपना रिलीजन, हमारा अपना कल्चर दूसरा रिलीजन से खतरे में है, वी आर इन डेंजर। डेंजर की ये बात करते हैं, ये कहते हैं हमें सप्रेस करा जा रहा है, हमें एक्सटर्मिनेटेड करा जा रहा है, इस तरीके की बातें ये करते हैं, फियर की बातें, हेट्रेड की बातें ये लोग करते हैं। इस स्टेज पर आते ही जो मुस्लिम या हिंदू कम्युनलिस्ट होते हैं, वो यहाँ पर सेपरेट नेशन का उन्होंने जो है फिर आगे चल करके आइडियोलॉजी रखी, जो कि हमें 1937 के बाद देखने को मिला। यानी कि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आफ्टर 1937 हमें क्या देखने को मिला, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म देखने को मिला। हिंदूज कह रहे थे हमें मुस्लिम से खतरा है, मुस्लिम्स कह रहे थे हमें हिंदूज से खतरा है, हमें सप्रेस करा जा रहा है, इस तरीके की बातें यहाँ पर होने लगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस फासिस्ट कम्युनलिज्म या कहीं एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करती हुई हमें देखने को मिली, जैसे कि मुस्लिम लीग हो गई, हिंदू महासभा हो गई, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, आरएसएस, ये कुछ चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इन 3 स्टेजेस के अंदर कम्युनलिज्म जो है इंडिया के अंदर डेवलप होता है, और ये तीनों स्टेजेस जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, पहली स्टेज में क्या हो रहा है कि अपने आप को रिलीजन के बेसिस पर वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं और हम नेशनलिस्ट भी हैं। ठीक है, दूसरी स्टेज जो होती है लिबरल फ्रेमवर्क की, उसमें आते ही क्या होता है कि वो रिलीजन की बात भी करते हैं, बट साथ साथ नेशन को, इंडिया को, हमारी कंट्री को डेवलप करने की भी बात करते हैं, सब धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और थर्ड स्टेज ऐसी आ जाती है जिसको एक्सट्रीम कम्युनलिज्म का बोला जाता है, जिसमें एक दूसरे के प्रति हेट्रेड होता है, डर होता है, भड़काया जाता है लोगों को कि भाई हमें सप्रेस करा जा रहा है, इस तरीके की बातों को लेकर के सेपरेट नेशंस की यहाँ पर बात करी जाती है। तो इस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करें, इंडिया के अंदर 3 फेजेस में कम्युनलिज्म जो है हमें ग्रोथ करता हुआ, उसका एमर्जेंस होता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिला। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशन है, अगर आपका कुछ डाउट वगैरह रहेगा आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, जो नीचे रहेगा उसमें मैं जो है कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पढ़ के, जो हमारा कल इसका पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से 2 नेशंस की बात हुई, किस तरीके से जो है कम्युनलिज्म ज्यादा इंडिया के अंदर डेवलप हुआ, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उन सबको जो हम डिस्कस करेंगे, तब मैं आपके वो डाउट्स कल ले लूंगा। बाकी आज जो है आप इस सेशन को देखिए, समझने की कोशिश करिए कि चीजें कैसे कैसे डेवलप हुई। ओके, अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं कम्युनलिज्म की। आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कम्युनलिज्म जो है ये कब से आया इंडिया के अंदर, क्या ये एंशियंट टाइम से था, क्या ये मिडाइवल टाइम से था, या ये मॉडर्न फिनोमेना है, क्या है ये। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें, कुछ लोगों का मानना है कि ये पास्ट से ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन आप समझने की कोशिश करें, कुछ लोग कहते हैं कि जो इसकी रूट्स हैं वो मिडाइवल पीरियड में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, बट अगर आप कम्युनलिज्म को समझने की यहाँ पर कोशिश करें, जो कम्युनलिज्म है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो बेसिकली बेस्ड तो है हमारी एंशियंट या मिडाइवल आइडियोलॉजीज के ऊपर, बट ये क्या है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एक मॉडर्न पॉलिटिकल ट्रेंड है, जो कि क्या कर रहा है, जो सोशल अर्जेस हैं लोगों की, पॉलिटिकल नीड्स हैं हमारे सोशल, मॉडर्न सोशल ग्रुप्स की, उनको फुलफिल यहां पर करता है। इसकी हमें जो बेसिस हैं वो हमें मिडाइवल पीरियड में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट इसका जो यूज है, इसका जो इस्तेमाल है, वो आज की डेट में लोग अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने में, मॉडर्न टाइम्स में अपना फुलफिल इसको कर रहे हैं, यूज इसको कर रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर सोशल रूट्स की बात करें, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो, सब चीजों जो है ये मॉडर्न पीरियड जो था हमारा इंडियन हिस्ट्री का, उसी में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और जो कम्युनलिज्म है वो कंटेम्प्रेरी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ही एग्जिस्ट करता हुआ हमें देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप बात समझने की कोशिश करें, तो जो कम्युनलिज्म है, इसका जो एमरजेंस हमें देखने को मिला वो क्या है, ये कॉन्सिक्वेंस है किसका, मॉडर्न पॉलिटिक्स का। जैसे जैसे मॉडर्न पॉलिटिक्स एमर्ज करती गई, नेशनलिज्म एमर्ज करता गया, साथ साथ जो है कम्युनलिज्म भी जो है यहाँ पर एमर्ज करता गया। और इसके पीछे अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, तो ब्रिटिशर्स वर द मेन हु वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस। हो क्या रहा था, राजा वगैरह सब खत्म मतलब हो रहे थे, इंडिविजुअल पॉलिटिकल ग्रुप्स या पॉलिटिकल पर्सोनल्स यहाँ पर डेवलप हो रहे थे। ठीक है, पर्सनालिटीज डेवलप हो रही थी, और वो लोग अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कम्युनलिज्म का इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं।
जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर क्या कहना है कि ये चीज किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि जो इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म हमें देखने को मिलता है वो लेटर डे फिनोमेना है, यानी कि मॉडर्न फिनोमेना है वो। ठीक है, उसकी ग्रोथ जो है हमारी आंखों के सामने ही हुई है, ये चीज नेहरू जी यहाँ पर बोलते हैं। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर 1870s 1880 से जो है इसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, यानी कि लेट 19th सेंचुरी से और अर्ली 20th सेंचुरी तक आते आते ये अपनी जो इसके पैर हैं, इसकी रूट्स जो हैं वो हमारे इंडिया के अंदर और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो ये था बेसिकली यहाँ पर कम्युनलिज्म के बारे में कुछ। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हम बात करेंगे रीजंस की कि इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म का इमरजेंस होता क्यों है, व्हाट द रीजंस बिहाइंड दिस। तो देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आ जाते हैं सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। अब आप इंडिया को यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इंडिया के अंदर अंडर डेवलपमेंट था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल पॉलिसीज इस तरीके से नहीं थी कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करा जा सके। उन्होंने इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर ही बना करके रखा, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ, जिस वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, काफी सारी प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट जैसी हमारे को देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इन सब की वजह से क्या होता है कि जॉब्स होती हैं लिमिटेड और लोगों के बीच में कंपटीशन होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि डेवलपमेंट हो नहीं रही है, अपॉर्चुनिटीज है नहीं, तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लिमिटेड है और उस वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अल्टीमेटली वो क्या है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहा है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इंडिया के अंदर पैदा कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके लिए यहाँ पर क्या हो गया, इन कम्युनल टेंडेंसीज को एज अ फ्यूल यहाँ पर यूज करना। जैसे कि सरकार ने रिजर्वेशन देना शुरू करा, कंसेशंस वगैरह देने शुरू करे, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करना शुरू करा। तो यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक रीजन जो है मेन चीज है। अगर आप आज भी देखें तो यहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं वही मेन है। इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म अब भी जो है यहाँ पर क्यों इतना ज्यादा एमर्ज है, क्यों इतना ज्यादा हमें देखने को मिलता है, वो इसलिए देखने को यहाँ पर मिलता है कम्युनलिज्म कि इंडिया के अंदर अगर आप यहाँ पर बात करें आज भी काफी ज्यादा अंडर डेवलपमेंट है, बैकवर्डनेस है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से जो कम्युनल टेंडेंसीज होती है ना, उनको भड़काना, उनको फ्यूल अप करना इजी हो जाता है। सॉरी, ये यहाँ पर आप हेडिंग देखेंगे तो आपको कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा है, बट कॉलोनियलिज्म नहीं है ये, यहाँ पर कम्युनलिज्म की बात हो रही है कि कम्युनलिज्म कैसे एमर्ज करा इंडिया में। ओके, तो ये कम्युनलिज्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें कि जो सोशियो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं वो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बिहाइंड द राइज ऑफ कम्युनलिज्म। इजी हो जाता है सरकार के लिए लोगों को यहाँ पर शिकार बनाना, प्रे करना। अब जैसे कि यहाँ पर एक बात करें, जो लॉयलिस्ट मुस्लिम लीडर्स थे जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के, ब्रिटिश सरकार के काफी ज्यादा लॉयल थे, उन्होंने क्या करना शुरू करा, जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड मुस्लिम्स थे उनको एजुकेटेड हिंदूज के खिलाफ भड़काना शुरू करा। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक रीजंस वर द मेन। अब होता क्या है सोशियो इकोनॉमिक रीजंस के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार के लिए इजी हो जाता है फ्यूल अप करना कम्युनल टेंडेंसीज को, ऐसी पॉलिसीज लेकर के आती है गवर्नमेंट, रिजर्वेशन वगैरह, कंसेशन वगैरह की। तो सरकार साथ में क्या कर रही है, ब्रिटिश पॉलिसी ने क्या करा, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपनाया। कैसे, देखिए हुआ क्या कि जब 1857 के रिवोल्ट हुए उसके बाद से बेसिकली मुस्लिम्स को काफी ज्यादा सस्पिशन के साथ देखा जाने लगा, सरकार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगी। इंग्लिश एजुकेशन हमें देखने को मिली जो आई इंडिया के अंदर, इंट्रोडक्शन जो हमें देखने को मिला इंग्लिश एजुकेशन का, मकॉले के मिनट्स जो था, मैकॉले मिनट, उससे आया था बेसिकली। एजुकेशन एक्ट जब पास करा गया था, फिर उसके बाद वुड्स डिस्पैच इंडिया के अंदर आया, तो इससे जब इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ तो उसने बेसिकली क्या करा, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज दोनों को जो है क्या करा, यहाँ पर अंडरमाइन करा, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाया, बाकी जितनी भी लैंग्वेज थी, चाहे अरेबिक हो, पर्शियन हो, संस्कृत हो, इन सबको अंडरमाइन करा गया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी गई। उससे अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और ज्यादा आ गई लोगों के अंदर। साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें 1870 की, तो जो जैसे ही इंडियन नेशनलिज्म बढ़ने लगा, अब सरकार ने क्या करा, जो उसकी पॉलिसी थी मुस्लिम्स के प्रति रेप्रेशन की आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, जो मुस्लिम्स को यहाँ पर सस्पिशन के साथ देखा जाता था, उसको यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दिया और मुस्लिम्स को वो फेवर करने लगी, ताकि जो इंडियन नेशनलिज्म डेवलप हो रहा है ये, इसको क्या करा जा सके, इसको वीक करा जा सके, इसको कमजोर करा जा सके। इस चीज के लिए यहाँ पर सरकार ने क्या करना शुरू करा, मुस्लिम्स को कंसेशन वगैरह देने शुरू करे, नेशनलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ इनको खड़ा करना शुरू करा। इसमें अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान की, इनको बहुत ही गलत तरीके से गवर्नमेंट ने यूज करा,
ताकि ये जो कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो सरकार पहले मुस्लिम्स को सस्पिशन के साथ देखती थी, अचानक से वो क्या हो जाती है, मुस्लिम्स के प्रति फेवरेबल हो जाती है, उन्हें कंसेशंस वगैरह देखने लगती है। क्यों दे रही है? क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म बढ़ रहा था। इंडियन नेशनलिज्म के एमरजेंस को देखते हुए यहाँ पर ये काम करा गया। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आपको, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द दिस emergence ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया इज हिस्ट्री राइटिंग। देखिए, जो ग्रुप्स थे यहाँ पर, जो लोग थे, जो कम्युनलिस्ट थे, जो कम्युनलिज्म में विश्वास रखते थे, उन्होंने क्या करना शुरू करा कि इंडियन हिस्ट्री का कम्युनल इंटरप्रिटेशन शुरू करा। जैसे कि उन्होंने एंशियंट फेज को बोला कि ये तो हिंदूज का फेज था, मिडाइवल फेज को उन्होंने बोला ये तो मुस्लिम का फेज था। और इन दोनों फेजेस के अंदर, इन दोनों कम्युनिटीज के अंदर, हिंदू मुस्लिम के अंदर मिडाइवल फेज को देखते हुए यहाँ पर क्या करना शुरू करा, कंफ्लिक्ट पैदा करने शुरू करे। जैसे कि ये बोला कि जो हिंदू मुस्लिम के अंदर के साथ जो है क्या होता था कि रेप्रेस करा जाता था, मिडाइवल इंडिया में हिंदूज के साथ बहुत ज्यादा जाति करी जाती थी, ये टैक्स लिया जाता था, जजिया लगाया जाता था, वो करा जाता था, मतलब बहुत ही गलत तरीके से हिस्ट्री को इंटरप्रेट करना शुरू करा। और ये चीज ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छी थी। ब्रिटिशर्स यहाँ पर यही चाहते थे कि भाई कम्युनलिज्म बढ़े, इंडियन नेशनलिज्म यहाँ पर वीक हो, और हम अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को के साथ बने रहे इंडिया के अंदर। तो ये चीज। दूसरा होता क्या है, जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए इंडिया के अंदर, उनके भी काफी ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले। जैसे कि हमें मुस्लिम्स के अंदर वहाबी मूवमेंट देखने को मिला, हिंदूज के अंदर हमें शुद्धि मूवमेंट देखने को मिला। इससे होता क्या था कि ये लोग जो है क्या करते थे, अपने रिलीजन को बेहतर करने के लिए काम करते थे। बट इन रिफॉर्म्स की वजह से होता क्या था कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे वो ये सोचते थे कि हमें इंसल्ट करा जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर हो जाती थी। इससे अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक प्रोसेस ऑफ इंसुलेटिंग वन कम्युनिटी, वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ती चली गई। दूसरी चीज होता क्या है कि फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म जो बढ़ा, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। तो देखिए, जो अर्ली हमारे नेशनलिस्ट थे, उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश ये करी, जो हमारे मॉडरेट थे कांग्रेस के लीडर्स, उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश ये करी कि जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, इनके जो फियर है, इनके अंदर डर है, उसको रिमूव करा जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बोला जाता था कि कांग्रेस जो है वो ब्राह्मण्स की बॉडी है, हायर क्लासेस की बॉडी है। तो यहाँ पर जो हमारे लोग थे, इन्होंने क्या करना शुरू करा, अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस ने ऐसे डिसीजन लिए, जैसे कि बोला कि भाई कांग्रेस के फोरम्स के ऊपर सोशो रिलीजियस चीजों को डिस्कस नहीं करा जाएगा। काफी समय तक कांग्रेस ने अपने आप को इससे पीछे ही रखा। 1889 की बात करें अगर, तो कांग्रेस ने यहाँ पर डिसाइड करा कि मुस्लिम्स को अपोज करने के लिए कोई भी इशू यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। साथ साथ अब ये सब चीजें जब चल रही थी, बट होता क्या है कि हमें मिलिटेंट नेशनलिज्म देखने को मिलता है, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनके गणपति या शिवाजी फेस्टिवल या एंटी काउ स्लॉटर कैंपेन्स, इन्होंने थोड़ा सा काम खराब, सस्पिशन पैदा करा, माइनॉरिटीज के अंदर फियर पैदा करा, कम्युनलिज्म को बढ़ाया। या कहें जो ऑरबिंदो थे, जो उनका विजन था आर्यनाइज्ड वर्ल्ड का, कि आर्यंस का वर्ल्ड है। या स्वदेशी मूवमेंट की बात करें, उसके अंदर क्या था, स्वदेशी मूवमेंट में क्या करा जाता था, गंगा मैया के अंदर, गंगा के अंदर डुबकी लगवाई जाती थी लोगों को। साथ साथ जो हमारे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म थे, नेशनलिस्ट थे, वो क्या करते थे कि जब भी कुछ काम करने जाते थे, तो जो भगवान की, ईश्वर की, गॉडेस की प्रतिमा होती थी, चाहे दुर्गा माता की या शिव जी की, भोलेनाथ की, इनके आगे जो है कस्में खा करके जाते थे। तो इन सब चीजों की वजह से, मतलब है छोटी छोटी चीजें, आप कहेंगे कि भाई इतना बड़ी क्या बात है इसमें, है छोटी छोटी चीजें, बट इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा। ठीक है। अब आप देखिए, चाहे लखनऊ का पैक्ट हो 1916 का, या खिलाफत एजिटेशन हो, ये कहीं ना कहीं सब चीजों ने कम्युनलिज्म को इंडिया के अंदर बढ़ाया ही। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर बात करें कि जो एक रिएक्शन था मेजॉरिटी कम्युनिटी का, वो भी थोड़ा अजीब था। 1870 से ही अगर हम बात करना देखें, तो जो जितने भी जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे, उन्होंने एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स पैदा करने शुरू करे आम जनता के बीच में। उन्होंने बेसिकली यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें, ये बोला कि ब्रिटिशर्स ने आकर के तो क्या करा है, हिंदूज को जो है मुस्लिम से बचा लिया है, जो मुस्लिम रूलर्स थे उनके ऑपरेसिव रूल से बचा लिया है। बट मैं आपको क्या बता चुका हूं कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो मिडाइवल पीरियड का, चाहे मुगल्स का रूल रहा हो या जो भी रहा हो, उनसे भी ज्यादा ऑपरेसिव थे। तो ये चीजें लोगों को भ्रमित करने की कोशिश यहाँ पर करी गई। काफी सारी चीजें, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है कम्युनल आउटलुक के ऊपर डेवलप होती हुई हमें देखने को मिली। जैसे कि हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिली, जिन्होंने आगे चल करके क्या करा,
कम्युनल आउटलुक को प्रमोट करा बेसिकली, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से अल्टीमेटली हुआ क्या कि इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म बहुत तेजी से बढ़ा और 1937 तक आते आते इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि अलग दो नेशंस की यहाँ पर बात करी जाने लगी कि हिंदूज के लिए अलग हो, मुस्लिम्स के लिए अलग हो। ये सब चीजें यहाँ पर इंडिया के अंदर अल्टीमेटली होने लगी। तो आज के सेशन की अगर हम बात करें, आज के सेशन में हमने कम्युनलिज्म को समझा, उसको एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करी, साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से कितनी डिफरेंट स्टेजेस के अंदर कम्युनलिज्म जो है इंडिया के अंदर बढ़ा। तो ये सब चीजें आज हमने डिस्कस करी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखें। कल के सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा कल का सेशन रहेगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी 20th सेंचुरी में कम्युनलिज्म इंडिया के अंदर बढ़ा। जैसे कि मॉडल रिफॉर्म की बात करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की हम बात करेंगे, उसके बाद मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, फिर हिंदू महासभा, ये सब चीजें कल के सेशन में हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ऐसी क्या नौबत आ गई कि दो नेशन की यहाँ पर बात करी जाने लगी। तो आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 31 जो है उसका कम्युनलिज्म के बारे में डिस्कस करा, उसके पीछे के जो ग्रोथ के फैक्टर्स थे उनको यहाँ पर देखा, स्टेजेस को यहाँ पर समझने की कोशिश करी। तो आज के सेशन में इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, कल के सेशन में हम उनको कवर करेंगे। साथ साथ अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो ये, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। So thank you for watching this session. Goodbye, good luck, have a good day. Thank you.